मेरा नाम रमन है। मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ और दिलफेक इंसान था। औरतों के जज्बातों को ठेस पहुंचाना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। मैं अपनी बातों से औरतों और लड़कियों को फंसाकर उनके साथ गलत करता था। इतना गलत होने के बाद भी भगवान ने मुझे बहुत भाग्यशाली बनाया था, क्योंकि मुझे पत्नी भी बहुत समझदार और संस्कारी मिली थी। यहाँ तक कि वह अमीर भी थी, जबकि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं देखने में बहुत स्मार्ट था। मेरी उम्र लगभग 35 साल थी। मैंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। मैं अपनी उम्र से छोटा ही नज़र आता था। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल था और मेरा अपना ही एक प्राइवेट स्कूल था, जो लड़के और लड़कियां दोनों का ही था, और वह हाई स्कूल तक था। हमारे शहर की बहुत सारी लड़कियां मेरे स्कूल में ही पढ़ने के लिए आई थीं, क्योंकि ये स्कूल मेरा होने से पहले मेरे ससुर जी का था और काफ़ी पुराना हो चुका था। इसीलिए दूर दूर से हमारे स्कूल में लड़कियां और लड़के पढ़ने के लिए आते थे। मैं अपनी 15 साल की उम्र से ही रंगीन तबीयत का था। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। इस उम्र में आकर भी मैं स्कूल के टीचर को कभी नहीं छोड़ता था। एक दिन एक खूबसूरत औरत आई और कहने लगी, सर, मैं गरीब औरत हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे का एडमिशन कर लीजिए। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हूँ और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहती हूँ। वह औरत बहुत उम्मीद लेकर मेरे पास आई थी। तब मैंने उसे कॉफ़ी दी और कहा कि तुम्हारे बेटे की यहाँ पर एजुकेशन फ्री में हो सकती है। मेरी ये बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई थी। लेकिन फिर मैंने उसे जब अपनी डिमांड बताई तो उसके होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो बस एक रात गुजारनी होगी, इसके बदले में तुम्हारा बेटा यहाँ पर फ्री में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। वह औरत मजबूरी में आकर मेरी बात मान गई और मेरे साथ वक्त बिता लिया। लेकिन उसी दिन जब मैं अपने घर गया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरी अपनी पत्नी ही जो कर रही थी उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया था। मेरी क्लास की एक स्टूडेंट काफ़ी देर से स्कूल के बाहर खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। इस स्कूल की आया मुझे कई बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी थी, लेकिन मैं बिज़ी होने की एक्टिंग कर रहा था। और फिर मैंने कई घंटे लगातार जब उस लड़की को खूब तंग कर लिया तो स्कूल की आया को साफ साफ कह दिया कि अगर ये लड़की अंदर आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर आया बहुत घबरा गई थी। वह अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रही थी, लेकिन जिसको मैं ऑफिस के दरवाजे पर रोक कर रखा था और अपने लिए समझ रहा था कि वह 2-3 घंटे से बाहर खड़ी रहकर यहाँ पर थोड़ी देर बाद खुद ही वहाँ से चली जाएगी, तो मगर ये मेरी गलतफहमी थी। बल्कि वह लड़की तो ऑफिस के अंदर आई और मुझसे मिलने के लिए मचल रही थी। उसे इंतज़ार करते हुए जब ज़्यादा समय हो गया तो उसने हंगामा करना शुरू कर दिया था। वह ऑफिस के बाहर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। उसने पूरे स्कूल को भी अपने सर पर उठा लिया था। मेरे ऑफिस के दरवाजे पर उस लड़की और आया के बीच में बहस शुरू हो गई थी। वह दोनों खूब हंगामा कर रही थीं। थोड़ी देर के बाद ही उनके अलावा मैं कुछ और आवाज़ें अपने स्कूल के स्टाफ की भी सुन रहा था। तभी अचानक मेरे होश उड़ गए। इससे पहले कि पूरे स्कूल में लड़ाई की खबर लीक हो जाती, मुझे इस लड़की को रोकना ही था। मैं झटके से अपनी सीट से उठा और ऑफिस के दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया था। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे गुस्से में देखकर वहाँ के टीचर्स तो वहाँ से खिसक गई थीं। हालांकि आया मेरे हुक्म के इंतज़ार में ही खड़ी हुई थी। मुझे बाहर देखकर वह लड़की पायल बुरी तरह से रोने लगी और मेरे करीब आकर कहने लगी, सर, आप प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैं उसे लेकर अपने ऑफिस के अंदर आ गया और आया से सख्ती से कह दिया कि ऑफिस के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए और मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहता। ये कहकर मैं पायल के साथ अंदर आ गया और ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ज़्यादा रोने की वजह से पायल की कंडीशन ख़राब हो रही थी और उसकी आंखें भी लाल हो रही थीं। पायल हाई स्कूल की स्टूडेंट थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। रोने की वजह से उसके गोरे गोरे चेहरे की आंखें, नाक और गाल लाल लाल हो गए थे, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया तो वह मेरे सीने के साथ लगकर मेरे पहलू में आ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मुझे घबराहट का एहसास होने लगा। वैसे भी रोती हुई लड़कियां और औरतें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थीं और इस समय पायल को रोता हुआ देखकर भी
मुझे उसे से उलझन का महसूस हो रही थी। इसीलिए मैं एक झटके से पायल से पीछे हो गया और उसे उंगली दिखाते हुए कहने लगा कि ये बेवजह का रोना धोना बंद करो। आखिर तुमने किस बात का हंगामा किया हुआ है? पूरे स्कूल को तुमने अपना घर समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया था। तुम जानती हो कि मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और यहाँ पर मेरी कितनी रेपुटेशन है। क्या तुम मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? मेरी ये बात सुनकर वह एकदम से मुझ पर फटी हुई नज़रों से देखते हुए कहने लगी, बेवजह का रोना धोना? आपको मेरा रोना धोना बेवजह का लग रहा है? आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने बिना बात ही रो रही हूँ? आपको अपनी इज्जत का ख्याल है, मगर आपको मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। मेरी इज्जत का क्या, जो आप मेरे साथ कर चुके हो। मैं कल से आपको मैसेजेस और कॉल करके पागल हो गई हूँ। ना तो आप मेरी कॉल रिसीव कर रहे हो और ना ही मेरे किसी भी मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो। हालांकि आपने मेरे सारे ही मैसेजेस व्हाट्सएप पर देख लिए हैं। मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करोगे, मेरी कंडीशन के बारे में पूछोगे, मगर आपको तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। फिर मुझे एहसास होने लगा कि आप तो मुझसे अपनी जान ही छुड़वा रहे हो और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पर शोर शराबा करूँ। आप अगर मेरे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई दे देते तो हम दोनों के बीच तसल्ली से बात हो सकती थी, या फिर आप मुझे आराम से ऑफिस के अंदर आने की परमिशन देते तो शायद यहाँ पर हंगामा इतना नहीं बढ़ता। इस स्कूल में पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियाँ मेरे मोहल्ले में भी रहती हैं। उनके कानों तक अगर मेरी ये बातें पहुँची तो आप सोचो, वह तो फ़ौरन मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स को सब कुछ बता देंगी। अब मेरी उम्र ही क्या है? मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरे पेरेंट्स मुझे घर बैठा लेंगे, मुझे पढ़ने भी नहीं देंगे और हो सकता है कि शायद वह मेरी शादी करवा दें। आपको पता है ना कि अगर ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई फिर क्या होगा? इससे आगे तो आपको सोचना चाहिए था। मेरे साथ गलत करते समय तब आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया था। अब आपको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र हो रही है। तो मैं उसकी इस बात पर भड़कते हुए कहने लगा कि तुम भी कोई मासूम बच्ची नहीं हो। अगर मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया तो तुम भी मेरी बातों में आ गई और मुझे क्यों तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए? मैंने तुम्हारा कोई ठेका ले रखा है? तुम्हारे और मेरे बीच जो भी हुआ था वह तुम्हारी मर्ज़ी से ही हुआ था। तुम मुझसे अपनी फ़ीस माफ़ करवाना चाहती थी। तुमने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं और वह तुम्हारे स्कूल की फ़ीस भरने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं। तुम्हारे ऊपर 6 महीने की फ़ीस चढ़ गई थी। मैं तुमसे अपनी फ़ीस मांग रहा था तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास फ़ीस देने के लिए पैसे भी नहीं थे, और जब मैं तुम्हें स्कूल से निकालने के लिए कह रहा था तो तुम स्कूल से निकलना भी नहीं चाहती थी। मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था। मैंने जब तुम्हें बताया कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारी सारी फ़ीस माफ़ कर दूंगा और आगे भी तुम फ्री में पढ़ सकती हो, तब तुम खुद ही तैयार हुई थी। अभी हाई स्कूल में तुम्हारा साल पूरा होने में 4 महीने रह गए हैं। मैं तुम्हारे ये 4 महीनों की फ़ीस भी माफ़ करने के लिए तैयार था। तुम मेरी बात पर राज़ी हो गई थी, तब जाकर हम दोनों के बीच वह सब कुछ हुआ। इस सब में मेरे अकेले की ही गलती नहीं है, तुम भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हो। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर वह एकदम से बिखर गई। मेरे साथ ये सब करने से पहले आपने ऐसी कोई बात नहीं की थी। उस समय तो आप मेरी तारीफ़ में ज़मीन आसमान सब एक कर रहे थे। कह रहे थे कि मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की को स्कूल की ज़रूरत है ताकि आपके स्कूल का नाम रोशन हो सके, और मुझ जैसी टैलेंटेड लड़की अगर इस स्कूल को छोड़कर चली गई तो आप लोगों का भी बहुत नुकसान होगा। आपने ही मुझे अपने स्कूल के स्टूडेंट होने के बाद जो अपनी स्पेशल स्टूडेंट बनाया हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई कम करती थी बल्कि आपके दिए हुए काम ज़्यादा किया करती थी। इस एक ऑफ़र पर आपने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप मेरा खूब इस्तेमाल करते रहे, मुझे भरोसा दिलाते रहे कि अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो आप मुझसे शादी कर लोगे। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हो। आप मेरी फैमिली से अपने और मेरे रिश्ते की बात करोगे तो मेरी फैमिली फ़ौरन मान जाएगी। अगर मेरी फैमिली नहीं भी मानी तो आप मुझसे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर ही शादी कर लोगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझसे अलग नहीं हो सकते। और मैं बेवकूफ़ अपनी मासूमियत में आकर आपके ऊपर भरोसा कर बैठी। मैं अपना सब कुछ न्यौछावर करके बैठ गई और अब आप कहते हो कि इसमें मेरी ही गलती है।
ये कहते कहते उसने अपना पर्स खोला और उसमें से लैब की रिपोर्ट निकालकर मेरे मुंह पर जोर से मारी और कहने लगी, ये देखो आप अपनी गलती का नतीजा। आप अपनी आँखों से खुद पढ़ सकते हो कि मैं इस वक्त कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और कितनी मुश्किल से मैंने अपनी ये रिपोर्ट करवाई है। ये बात तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, इसीलिए मैं आपके पास ये सबूत लेकर आई हूँ। कोई यूरिन टेस्ट की वो रिपोर्ट थी। मैंने जब एकदम से वह रिपोर्ट पकड़ ली जो अभी ज़मीन पर गिरने ही वाली थी और इस रिपोर्ट्स को देखकर साफ साफ साबित होता था कि पायल प्रेग्नेंट है। मैंने सवाल करती हुई नज़रों से पायल की तरफ देखा तो वह एकदम से फिर से रोने लगी। वह कहने लगी कि मुझे मेरे माता पिता मासूम बच्ची समझते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे की मां बन गई है। इस सब की वजह आप हैं। आपने ही मुझे इतनी बड़ी मुश्किल में डाला है। मैंने चौंकते हुए उसे कहने लगा, मैं क्यों होता हूँ इसकी वजह? मुझे क्या पता कि तुम कितने लड़कों के साथ ये सब करती रहती हो, और जब माँ बन गई हो तो इल्ज़ाम अब तुम मुझ पर लगा रही हो। तो एकदम से वो हक्का बक्का होती हुई मेरी तरफ देखने लगी। मेरी बात सुनकर तो काफ़ी देर तक उसे यकीन ही नहीं आया था कि ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ। कुछ देर के बाद जब वो अपने होश में आई तो फिर से वह रोने लगी और कहने लगी, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये बच्चा आपका ही है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब आपने मुझे अपने जाल में फंसाया था तो मैं नासमझ थी। मैं आपके अलावा किसी को अपने आप तक करीब तक नहीं आने दिया और मैं कुंवारी थी और पहली बार मेरे कुंवारेपन पर आपने ही नज़र लगाई। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, फिर भी आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मेरा दूसरे लड़कों के साथ रिश्ता था। मेरे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था और मैं आपके प्यार के जाल में सिर्फ मजबूरी में फंसी हूँ क्योंकि मेरे पास फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। भले ही आज मैं स्कूल में ही पढ़ रही हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानती हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं आपको अदालत तक घसीटूंगी। आप औरत की ताकत को नहीं जानते। मेरी उम्र भले ही अभी कम है, मगर मैं लड़कियों के साथ हो रहे इस तरह के फ्रॉड को अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने भी तो मेरे साथ जुल्म ही किया है, जिसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं इस बच्चे को ख़त्म कर देती हूँ और इसके बारे में किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, लेकिन अब सवाल मेरे कैरेक्टर पर आ गया है। तो अब आप यकीन कर लीजिए कि मैं अपने कैरेक्टर पर लगा हुआ ये दाग ज़रूर मिटाऊंगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी अब, बल्कि मैं इस बच्चे का जन्म होने के बाद इसका मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी और फिर इस बात का फैसला तो अदालत करेगी कि इसका पिता कौन है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं खुद तो सबके सामने जलील हो जाऊंगी, मगर आपको भी कभी इज्जत से जीने नहीं दूंगी। जैसे आपने मेरी इज्जत पर ये दाग लगाया है, मैं आपकी इज्जत पर भी ऐसा ही दाग लगा कर रहूँगी। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मैं भी दुनिया को बताऊंगी कि स्कूल की आड़ में आपने लड़कियों की इज्जत के साथ खेलने का अड्डा खोल रखा है, जहाँ पर आप भोली भाली लड़कियों की उम्मीदों के साथ खेलते हो। आप अच्छी तरह से जानते हो कि आपका वास्ता इस बार चंद पैसे देकर खामोश हो जाने वाली लड़की से नहीं पड़ा है। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चैलेंज करने वाले अंदाज में बोल रही थी, तो एक पल को तो मैं भी बहुत बुरी तरह से उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह गया था, क्योंकि वह कम उम्र की दिखने वाली लड़की इतनी ज़्यादा चालाक होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस समय मुझे अपना नाम, बिजनेस और अपनी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ महसूस हुआ। अब मेरी जो ख्वाहिशें हैं उनसे बढ़कर ये है कि मैं तो एक फैमिली वाला था, मेरे बीवी बच्चे थे। अगर किसी तरह की बात मेरे घर तक पहुंच जाती तो मेरी पत्नी और मेरी जवान बेटियों पर इसका क्या असर पड़ता। मेरी पत्नी, जिसके पैसे पर मैं इस स्कूल की बिल्डिंग बनाने में कामयाब हुआ और इतनी कामयाबी से अपना बिजनेस चला रहा था, वह सब कुछ बर्बाद हो जाता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता था। उसने मुझे पूरी तरह से फ्रीडम दी हुई थी, लेकिन कब, कहाँ पर मेरी किस तरह से लगाम खींचनी है वह इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी। और मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि अगर मेरी पत्नी के कानों में ज़रा सी भनक पड़ गई और मेरे इस तरह की गलत हरकतों के बारे में पता चल गया तो फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने बहुत तेज़ी के साथ इस सारे मामले की सीरियसनेस को कैलकुलेट किया,
क्योंकि मुझे अपने सामने खड़ी हुई लड़की कोई आम लड़कियों के जैसी नहीं लग रही थी, जो इससे पहले भी मेरे अत्याचार की शिकार हो चुकी थी, जो रो धोकर चुप हो जाती थी। मगर ये लड़की तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती थी। ये तो मुझे खुला चैलेंज दे रही थी, धमकियां दे रही थी। और मैं इतनी बात जानता था कि जो लड़कियां धमकियां देने पर आ जाएं, वह सच में कुछ भी कर गुजरती हैं। वैसे भी यह लड़की स्कूल में मौजूद बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी, तभी तो मैं इस पर फिदा हुआ था। इसकी वजह से इसके साथ जितनी जल्दी मेरा रिलेशन बना, उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो गया। मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। जब मेरा मन भर गया तो मैंने फ़ीस ना देने का आरोप लगाकर इसे स्कूल से निकाल दिया। इसके पेरेंट्स मेरे पास आए थे और अपनी बेटी के एडमिशन की दोबारा से बात कर रहे थे, मगर मैंने इसके पेरेंट्स से पूरे 1 साल की फ़ीस की डिमांड की थी, जो कि वह लोग नहीं दे सकते थे। इसीलिए वह लोग भी निराश होकर यहाँ से चले गए थे। ये लड़की स्कूल से निकलने के बाद भी मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही थी और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था। ये स्कूल मेरी पत्नी का था और यहाँ पर कभी मैं एक टीचर की नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन मैं एक दिलफेक इंसान था। इसलिए बहुत जल्द अपने स्कूल में पढ़ाने वाली अपनी पत्नी को मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझा लिया था। मेरी पत्नी अपने पिता के स्कूल में ही टीचिंग करती थी। मुझसे पहले उसके पिता यहाँ के प्रिंसिपल थे। मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं ये बात तो अच्छी तरह से जानता था कि जिसे मैं नज़र भरकर एक बार देख लूँ, वो मुझ पर फिदा ना हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता था। और वैसे भी लड़कियों के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता था कि उनको किस तरह से मुझे इम्प्रेस करना है और क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं। मैं अपनी पत्नी को पटाने में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। यही वजह थी कि मेरे दोस्तों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां मेरी दोस्त थीं। और बात यह है कि मैं उनमें से किसी के भी साथ शादी के लिए कमिटमेंट नहीं की थी, लेकिन मैं स्कूल में टीचिंग करने के दौरान ही ये मैंने सोच लिया था कि मुझे रागिनी से ही शादी करनी होगी, जो स्कूल के प्रिंसिपल की इकलौती बेटी थी। इस फैसले को करने की मेरी 2 बड़ी वजह थी। एक तो वह अपने पिता के मरने के बाद इस बड़े से स्कूल की अकेली मालकिन थी, जिसकी महीनों की लाखों की सैलरी थी, और दूसरी ये कि वह कुंवारी थी और उसके पिता उसके लिए कोई अच्छा लड़का तलाश कर रहे थे। कुछ दिन बाद जब प्रिंसिपल साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी पत्नी स्कूल के प्रिंसिपल बन गई थी। धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी थी। उसकी आंखों में मैंने देखा था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है और वह मेरे साथ सेटल हो जाना चाहती थी। तो फिर मैंने एक तीर से 2 निशाने करने के बारे में सोचा कि बजाय इसके कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर टीचर बनकर गुजार दूँ, क्यों ना एक लड़की से शादी करके मैं ही इस स्कूल का मालिक बन जाऊँ। इसीलिए मैंने रागिनी को और ज़्यादा इम्प्रेस करना शुरू कर दिया। पहले उसके सामने अप्रिशिएट होकर उसे मैं बहुत खुश किया करता था कि मैं कितना मेहनती इंसान हूँ, और उसके बाद मैंने अपनी मोहब्बत की शीशी में उसे ऐसे उतारा कि वह मेरी मोहब्बत में दम भरने लगी और उसने मुझे एक दिन खुद ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो मैंने 1 सेकंड भी गंवाए बिना उसे तुरंत ही हाँ कर दी, और शादी होने के बाद धीरे धीरे मैंने उसकी सीट पर ऐसा कब्जा किया कि उसे बिल्कुल ही घर का बना कर रख दिया था। ऐसा नहीं था कि वो स्कूल से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई थी, बल्कि वह कभी कभी विज़िट पर आती थी। तो ऐसे में मैं अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसे कुछ भी पता ना चले। इस स्कूल में फ़ीमेल टीचर्स के साथ मेरी दोस्ती और मोहब्बत के किस्से हर रोज़ चल रहे थे, मगर फिर धीरे धीरे कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों पर भी मेरा दिल आने लगा था, जिन टीचर्स का मुझे ये लगता था कि उनका कैरेक्टर ऐसा ही है या मैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से तोड़ मरोड़ सकता हूँ। तो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा था। मैंने अपने ऑफिस के साथ ही एक कमरा अपनी इन सब चीज़ों के लिए बनवाया हुआ था। यहाँ पर मैं आराम करने के लिए और समय बिताने के लिए जाता था, तो मेरे बगल में कोई न कोई स्कूल की टीचर या फिर स्टूडेंट मौजूद होती थी। इनमें से खुद भी कुछ अपनी इच्छाओं के चक्कर में मेरे साथ जुड़ जाती थी, और कुछ टीचर को मैं अपनी बातों से फुसलाकर इस कमरे में लेकर आता था, और कुछ ऐसी मासूम बच्चियां होती थीं जो अपनी किसी न किसी मजबूरी की वजह से इस रास्ते पर मुड़ जाती थीं और मजबूरी में आकर मेरे कमरे की रौनक बढ़ाती थीं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी होती थीं जो झट से बिखर जाती थीं। उन्हें लगता था कि मैं इस सब के बाद उनसे शादी भी कर लूँगा, और वह इस खुमारी में मेरे किए कई वादों के चक्कर में मेरी मर्जी के मुताबिक वह सब कुछ कर जाती थी जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं रखा था। उन्हीं में से एक लड़की ये पायल भी थी, जो दिन ब दिन न जाने क्यों मुझे चैलेंज देती हुई महसूस होती थी।
पहली नज़र में ही इसे देखने के बाद मुझे एक नशा चढ़ गया था और मैं इसे हर हाल में अपने करीब लाना चाहता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ 16 साल की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर ना जाने क्यों वह मुझे लोहे के चने चबा रही थी। अजीब सी सीरियसनेस वाला उसका अंदाज होता था। कभी कभी कुछ लड़कियां एक्स्ट्रा क्लासेस होने की वजह से स्कूल में छुट्टी के बाद भी रुक जाया करती थीं और अपने अपने घर को लेट जाती थीं। पायल मेरे साथ स्कूल की फ़ीमेल टीचर्स की भी फेवरेट थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी। हर बार उसके अच्छे मार्क्स आया करते थे। मुझे अंदर ही अंदर वह काफ़ी तेज़ भी लग रही थी और फिर मैं धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करने लगा था। मैंने उसको अपनी बातों में ले लिया था। जब एक बार वह अपनी फ़ीस माफ़ करवाने के चक्कर में मेरे करीब आई, तो अगली बार मैंने उसकी तारीफ़ इतनी ज़्यादा की थी कि वह मेरी मोहब्बत में ही घायल हो गई थी। उसे लगा था कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ। मैं उससे मोहब्बत के झूठे वादे किया करता था और उसे मैंने इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि मैं उससे शादी भी ज़रूर कर लूँगा। मेरी उम्र उससे ज़्यादा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मगर मैं तो उसे पसंद करता हूँ ना। तो वह मेरी बातों में आसानी से आ गई थी और उसके बाद मैं उससे छोटे छोटे काम के लिए अपने ऑफिस में बुलाया करता था और एक दो बार उसका भरोसा जीतने के लिए मैंने उसके क्लास टीचर से कहकर उसके मार्क्स भी पहले से और भी ज़्यादा बढ़वा दिए थे। मैंने पायल को उसकी क्लास का मॉनिटर भी बना दिया था और इस तरह से वह मेरे ऑफिस में बार बार आती जाती रहती थी और वहाँ पर सबको लगता यही था कि मॉनिटर होने की वजह से वह मेरे पास कोई ना कोई काम लेकर आती है, इसीलिए किसी को भी हम दोनों पर शक भी नहीं होता था। मैं उसको देखकर अपनी आंखों को सेकता रहता था और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका दिल भी जीत लिया करता था। उसे अपनी बातों में मैंने इस तरह से ले लिया था कि वह किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताए और फिर ठीक ऐसा हुआ भी था। उसे मेरी असलियत का जब तक एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी कि वो चाहकर भी मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। अब वो बुरी तरह से फंस चुकी थी और वो ऐसी उलझन में पड़ी हुई थी कि अब उसके आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने धीरे धीरे उससे अपनी इच्छा पूरी करनी शुरू कर दी थी, मगर फिर कुछ दिनों के बाद ही ये मेरे दिल से उतर गई थी। हालांकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। लड़की अपनी मर्जी से या मेरी मर्जी से मेरे करीब होती थी तो इतनी जल्दी मेरे दिल से नहीं उतरती थी। मैं हर दिन किसी न किसी को अपना लिया लाता था और अपनी इच्छा पूरी करता था। साथ ही साथ उन्हें मुंह बंद रखने के लिए अच्छी खासी रकम भी दे दिया करता था। इस तरह से खुशी खुशी हर बार वो लड़की मेरे सारे पर मेरे कमरे में कोई तो मौजूद होती थी। लेकिन पायल दूसरी लड़कियों से बहुत अलग है। उसने मुझे मेरे करीब आने से पहले के बाद मुझ पर हक जता दिया था कि वह मुझसे शादी ज़रूर करेगी, जबकि मैं तो शादी के नाम से ही दूर भागता था। मैं तो अपनी पहली शादी से भी खुश नहीं था। अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं रागिनी से भी कभी शादी नहीं करता, बल्कि शादी तो मुझे किसी बेड़ियों की तरह लगती थी और मैं हर बार अपने आप को कुंवारा और जवान बनाकर रखता था। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे डाइवोर्स देने के बाद मैं बिल्कुल सड़क पर आ जाता, क्योंकि मेरी पत्नी रागिनी ने अभी तक ये स्कूल मेरे नाम नहीं किया था। और जहाँ ऐसी बात है कि सोने की चिड़िया को आखिर कौन अपने हाथ से जाने देता, रागिनी मेरे लिए सोने की चिड़िया जैसी ही थी, जिसने मुझ जैसे मामूली से टीचर को अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार में पड़कर। अगर ये स्कूल मेरा नाम पर होता तो शायद मैं बहुत पहले ही अपनी पत्नी को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से आज़ाद होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। ना मुझे किसी बात का डर होता और ना ही किसी को इसी बात का जवाब देना होता। लेकिन हर काम हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होता। कोई चीज़ हमारे भाग्य में जल्दी नहीं आती। बल्कि सच बात तो ये है कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी मेरे रास्ते में भी कभी नहीं आई थी। यही वजह थी कि मैंने धीरे धीरे मखमली अंदाज में स्कूल का हर काम अपने हाथ में ले लिया था। और मेरी जुड़वा बेटियां पैदा हुईं तो मैंने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया था कि वह बेटियों को संभाले। स्कूल का सारा इंतजाम मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि उसके लिए भी जुड़वा बच्चों की परवरिश करना काफ़ी मुश्किल था। उस पर अगर वह स्कूल पर भी ज़्यादा ध्यान देती तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती। इस बात से मेरी पत्नी संतुष्ट थी। अब मैं स्कूल की हर चीज़ का मालिक खुद था। लेकिन पायल वाला मैटर तो मेरे गले की हड्डी बन चुका था।
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इसीलिए अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते पर मैं हर मुश्किल से मुश्किल केस से आसानी से निकल चुका था। तो फिर पायल वाला मैटर मेरे लिए क्या था? मैं अच्छी तरह से जानता था कि सख्ती और गुस्से से ये मैटर और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इसीलिए मैंने फ़ौरन पैंतरा पलटा और पायल को अपनी बातों में ले लिया। मैंने पायल से कहा, पायल, मैं तुमसे शादी करने को कब मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी कुछ मजबूरी तो समझो। मुझे बेइज्जत करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? ये स्कूल, ये सब कुछ मेरी पत्नी के नाम पर है। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। हम छुपकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन जब मेरी पत्नी को ये बात पता चलेगी तब तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। तो क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करोगी जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं हो? सोच समझ कर मुझे अपने फैसले के बारे में बता देना। मेरी बात उसके दिमाग में बैठ गई थी और वह ढीले ढीले अंदाज में मेरे सामने सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, देखो, मैं सच में स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरी पहचान असलियत में कुछ भी नहीं है। बस मैं जानता हूँ कि मैं एक अमीर इंसान हूँ। सच कहूँ कि अगर अभी मेरी पत्नी मुझसे प्रिंसिपल की ये सीट ले ले तो मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ पर दोबारा बैठ सकूँ। इसीलिए इस मामले का बेहतर सॉल्यूशन तो मैं तुम्हें यही दूंगा कि तुम अपने पेरेंट्स से अपनी शादी के लिए कहो। तुम्हारे माता पिता तो वैसे भी गरीब हैं, वह तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते। तुम आगे अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती थी, जबकि तुम्हारे पेरेंट्स तो गाँव के लोग हैं। वह लोग तो किसी तरह से तुम्हारी शादी जल्दी ही करवा देना चाहते हैं। इसीलिए तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर लो। तुम शादी के बाद सुखी रहोगी। और अभी इस मैटर से निकलने की जहाँ तक बात है, तो मेरी पहचान एक बहुत अच्छी डॉक्टर से है। मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। तुम अपना बच्चा हटा देना। बताओ, मंजूर है? मैंने बहुत सोच समझ कर पत्ते फेंके थे और इसमें जीतने के चांसेस मेरे पास 50% थे। मेरी बात सुनने के बाद वह कुछ देर तक खामोश रही और फिर जब बोलना शुरू किया तो मेरा दिल बिगड़ने लगा था। उसने मुझसे कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ताकि मैं इधर से आज़ाद हो जाऊं। मेरे पिताजी के गांव से एक रिश्ता आया है, मैं वहां पर शादी कर लूँगी। मेरे लिए यही बेहतर होगा। तो मैंने दिल ही दिल में उस लड़की की दाद दी थी कि वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखती थी। पायल जानती थी कि मेरे जैसे आदमी जिसके हाथ में स्कूल की आमदनी तक नहीं है, वह भला उसे क्या अच्छी ज़िंदगी दे सकता है। इसलिए उसने समझदारी का सबूत देते हुए मुझसे इस सिलसिले में जब मदद चाहिए तो मैंने फ़ौरन उससे कहा कि मैं तुम्हें अभी और इसी समय डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। 1-2 घंटे की बात है, फिर तुम इस मैटर से जान छुड़ा लोगी। तो वह मान गई थी। उसने अपनी किसी फ्रेंड को इस बारे में बताया था। उसके थ्रू उसने अपनी यूरिन रिपोर्ट भी करवाई थी। अब मैंने उसे समझाया कि वह अपने किसी दोस्त को मेरे बारे में ना बताए। मैं पायल को लेकर जब डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे अच्छी खासी रकम वसूल की और पायल का ट्रीटमेंट किया। तो उसने मुझे इस सब में बता दिया था कि ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं है और ये काम करवाने से इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस लड़की का कोई भी काम नॉर्मल नहीं है। इसके पहले भी मैं कई लड़कियों को यहाँ पर ला चुका था और सबके काम ठीक से ही हो जाते थे, लेकिन ये लड़की तो मेरे लिए सिर्फ मुश्किल बन गई थी। जैसे तैसे करके ये मैटर किसी तरह से सॉल्व हो गया, लेकिन आखिरी समय पर पायल की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भी मुसीबत में फंसने वाली थी, मगर उसे मोटी रकम देकर मैंने बहुत तेज़ी से खामोश करवा दिया था, जबकि पायल की डेड बॉडी को भी ठिकाने पर मैंने लगवा दिया था। इस तरह की डेड बॉडीज़ को मैं अपने जानने वाले एक नौकर के हाथ जंगल में भिजवा दिया करता था। काफ़ी दिनों तक एक गुमशुदा लड़की की खबर मीडिया पर चलती रही और फिर पता चला कि पायल की डेड बॉडी जंगल में मिली थी। उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता चल गया था। पुलिस को डेड बॉडी मिल गई थी, मगर किसी को भी ये नहीं पता चला था कि असल कसूरवार कौन है। इसीलिए उसके परिवार वाले रो धोकर खामोश हो गए थे और मैंने सुकून की सांस ली थी और मैं फिर से अपनी उन्हीं इच्छाओं की तरफ लौट आया था। अब की बार तो मेरे दिन रात बहुत ज़्यादा मक्खन मलाई की तरह गुजरने लगे थे। अब की बार एक हीरा मेरे हाथ लगा था। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। ये जो कोई भी थी, उसे ना तो कोई पैसों का लालच था, ना वह मुझसे शादी करना चाहती थी, बल्कि मुफ्त में वह मुझसे अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए तैयार थी। मुझे और क्या चाहिए था? ये औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बदले में सिर्फ इतना चाहती थी कि उसका बेटा मेरे स्कूल में फ्री में पढ़ सके। मेरी नज़र तो उसकी खूबसूरती से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उसने कहा था कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे पास इतनी फ़ीस नहीं है। बस भगवान के लिए आप मेरे बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे दो। मैं बदले में आपको थोड़े पैसे दे दिया करूँगी। वह बहुत ज़्यादा मजबूर थी, इसलिए मैंने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मैंने उसके बारे में डिटेल भी पता की थी, जिसके बाद मुझे पता चला था कि उसका पति मर चुका है और वह अपने बेटे के साथ किराए के मकान में अकेली रहती है। लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है। मुझे उस औरत पर अपना आसान ज़रिया नज़र आई थी, क्योंकि ये विधवा थी और कुंवारी भी नहीं थी जो नखरे दिखाती। और दूसरी बात, यहाँ पर पैसों के लेन देन का भी कोई मामला नहीं था, बल्कि उल्टा मैं उस पर एहसान करके उसके बेटे को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहा था। जब उसके बेटे ने स्कूल में एडमिशन लिया था, मैं बहाने बहाने से इस औरत को अपने स्कूल में बुलाता था। वह बहुत मजबूर थी, इसीलिए आ जाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने स्पेशल कमरे में आने के लिए कहा तो वह रोने लगी। तो मैंने उसे बताया कि इसमें रोने वाली क्या बात है, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम इस काम के लिए तैयार हो सकती हो, और अगर मंजूर नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मगर जाते जाते तुम अपने बेटे को भी यहाँ से लेकर चली जाना, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी अनाथ आश्रम नहीं खोला हुआ है। मैं जानता था कि वो औरत अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकालकर महंगे स्कूल में डाला था, ताकि आगे चलकर उसके बेटे का फ्यूचर बन जाए। लेकिन जब उसे लगा कि उसके बेटे की शिक्षा इसी तरह से हो सकती है, तो वह कमरे में चली गई। वो जितनी देर तक रही, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि क्या कहूँ। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। जब वह जाने लगी तो मैंने उसे रिकॉर्डिंग दिखा दी थी। रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसने मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि ये वीडियो डिलीट हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे बुलाने पर हर बार आना होगा, क्योंकि मैं जानता था कि ये हर बार तो मेरे बुलाने पर नहीं आएगी। इसीलिए मैंने इतना कड़ा बंदोबस्त कर दिया था कि अगर वह अपने बेटे को यहाँ से लेकर जाना भी चाहेगी तो भी अब नहीं जा पाएगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसी कमज़ोर और बेबस औरतें बहुत पसंद थीं। इस औरत को मैं कभी भी बुला सकता था, ये मेरे लिए ऑल टाइम बन गई थी। मैं इसी बात को सोचते हुए और ख़ुद को बहुत होशियार समझते हुए अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन अंदर से मुझे ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो मैं दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलकर अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि मेरी बेटी बुरी तरह से रो रही है और मेरी पत्नी उसे मार रही है। मैंने एकदम से अपनी पत्नी को गुस्से से पीछे धकेला और अपनी पत्नी के सामने आकर खड़ा हो गया। वह बार बार मुझसे कह रही थी कि आप हम दोनों के बीच से चले जाओ। मैं आज इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे भगवान ने सिर्फ 2 जुड़वा बेटियां दी थीं। मैं अभी तक एक बेटे के लिए तरस रहा था, इसीलिए कभी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं दिखे थे। अपनी बेटियों को देखकर मेरा दिल जल जाता था, लेकिन थी तो वो मेरी बिटियां ही, तो मुझे उनसे लगाव था। मैंने कभी ना तो खुद अपनी बेटी पर हाथ उठाया था और ना ही कभी अपनी पत्नी को उठाने दिया था, लेकिन मेरी पत्नी बार बार मेरी बेटी को मारने की बात कर रही थी। मैंने अपनी पत्नी की गर्दन को पकड़ लिया और उसे कहा कि खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया, आखिर तुम इसे किस लिए मार रही हो? इसकी क्या गलती है? मेरी पत्नी मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम्हारी बेटियां बहुत समझदार हो गई हैं। तुम नहीं जानते, तुम्हारी बेटी ना जाने किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। पूछो इससे, यह आखिर किसके साथ अपना मुंह काला करके आई है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं अपनी 15 साल की बेटी को देखने लगा था। तभी मेरी बेटी ने अपनी छोटी बहन की तरफ देखते हुए कहा कि आपकी ये बेटी भी तो उसी लड़के से मिलती है, आपने इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने पलटकर अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा, जो सिर्फ मेरी बड़ी बेटी से 5 मिनट ही छोटी थी। मेरी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हारी तरह माँ नहीं बनी हूँ। अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हम दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। मेरी पत्नी ने अपने कानों को हाथ लगा लिया और वह चिल्लाते हुए कहने लगी कि मैंने अपनी बेटियों को तो अच्छे संस्कार दिए थे, ना जाने मुझसे किस बात की ये सज़ा मिली है जो मेरी बेटियां इतनी बिगड़ गईं। अपनी पत्नी के मुंह से निकले हुए शब्द मेरे दिल पर लग रहे थे। उस समय मेरे सामने अचानक उन सारी मजबूर लड़कियों के चेहरे आने लगे जिनके साथ मैंने गलत किया था। उन्होंने ना जाने कितनी बार मेरे सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे
मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश की थी। वह मेरे सामने थी, लेकिन मैं तो उस वक्त अपने नशे में डूबकर खिलवाड़ करता रहा। मैं समझता था कि ये सारा खेल सिर्फ मेरे ऑफिस के कमरे तक ही मौजूद है, मगर नहीं, ये तो मेरे घर पर बल्कि मेरी बेटियों के दामन तक पहुंच गया था। जैसी करनी वैसी भरनी के रूप में मेरे सामने आज खड़ा हुआ था। मैं कल दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ खेल रहा था और आज कोई मेरे ही घर में घुसकर मेरी दोनों बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई थी। आज मेरी बड़ी बेटी अपने ही प्रेमी के बच्चे की माँ बन चुकी है और उसी बेटी के प्रेमी ने मेरी छोटी बेटी को भी अपना बनाया हुआ था। मेरी पत्नी ये सब कुछ देखकर पागल हो गई है। आज मेरी बेटियां इस रास्ते पर चल रही हैं जिस रास्ते की शुरुआत मैंने की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जिन लड़कियों की वीडियो बनाई थी उनकी वीडियो को डिलीट कर दिया है और जिनके साथ मैं गलत कर चुका था उनके लिए मैं भगवान से माफ़ी मांग चुका हूँ, क्योंकि उनसे माफ़ी मांगने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आज मेरे घर के हालात पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। मेरी पत्नी ने जितने अच्छे संस्कार मेरी बेटियों को देने की कोशिश की थी, पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वह इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि आज ये हाल हो गया था। आखिर वह अपने पिता पर ही गई हुई थी। मेरी पत्नी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बेटियां बहुत बिगड़ गईं। अपने पिता की किसी बात को अब वो नहीं सुनती। अपनी माँ के पागल होने का उन्होंने खूब फ़ायदा उठाया है और आज वो लड़कों के साथ खूब दोस्ती बना रही हैं। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। मैं अपने हाल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह सब लड़कियाँ मुझे माफ़ कर दें जिनके साथ मैंने गलत किया था, और भगवान मेरी बेटियों को भी ठीक कर दे, क्योंकि अपनी बेटियों की वजह से मेरी भी बहुत बदनामी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।